हाँ, ध्यान देंगे सही भैया बहन। जैसा कि हिंदी कक्षा 10 पाठ 2 ममता आपने पढ़ा और उसके गद्यांशों किया। वीडियो में पूरे पाठ को समझाना संभव नहीं होता है, इसलिए उसके सारांश के विषय में आपको बता के शेष पाठ आप अपनी किताब से घर पे जाके बैठ के पढ़ें और जो गद्यांश तैयार करने के लिए दिए जाएं उनको संदर्भ सहित उनको करेंगे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा है कि कोई विदेशी जो भारत में आकर पूरे देश की सफ़र एक छोर से दूसरे छोर तक करे तो समझेगा कि यहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी, विभिन्न भाषाएं देखने को मिलेंगी, विभिन्न प्रकार की वेशभाषा और रहन सहन देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा उसे कि जैसे ये एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का ये समूह है। इतना होने पर भी इसकी जो संस्कृति है बड़ी अनूठी है। कहीं आपको पर्वत मिलेंगे तो कहीं घाटियाँ मिलेंगी, कहीं नदियाँ मिलेंगी, कई बर्फीले प्रदेश हैं। इस प्रकार से ये भारत की संस्कृति है, रहन सहन है। तो इन सारी चीज़ों को, और उन्होंने आगे लिखा, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। आप देखेंगे कि जैसे ये राठ में आप इस समय हैं और राठ से चलकर आप 4 कोस ही किसी तरफ यात्रा करेंगे तो आपको भाषा कुछ न कुछ बदली हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यहाँ से आप ज़्यादा दूर नहीं चरखारी चले जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको बदली हुई नज़र आएंगी। कुछ साइड आप मौदा की साइड जाएंगे, वहाँ भी आपको कुछ भाषा बदली हुई लगेगी। और पानी भी प्रत्येक एक कोस, चूँकि पहले पुराने समय में मील और कोस से दूरी नापी जाती थी। ठीक है, अब अमूमन 1 मील का मतलब 1 किलोमीटर। ठीक है, और 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर बराबर 1 कोस। तो 3 किलोमीटर जैसे ही आप चलेंगे किसी क्षेत्र में तो पानी के टेस्ट में बदलाव आ जाएगा। तो प्रत्येक कोस में पानी बदल जाता है और प्रत्येक 4 कोस में जो है वाणी में बदलाव हो जाता है। आप बांदा साइड जाएंगे, वहाँ आपको अलग भाषा मिलेगी। आप उरई तरफ जाएंगे, उधर आपको शब्द मिलेंगे। आप जैसे ही क्रॉस करते हैं जालौन को और ये इटावा साइड जाएंगे, वहाँ आपको भाषा बदली हुई मिलेगी। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जिस समय बांदा में था तो कुछ दिनों के लिए मुझे मानिकपुर जाना पड़ा। वहाँ स्कूल की ओपनिंग थी, तो कई ऐसे शब्द थे जिनको आके हम वहाँ के स्टाफ से पूछते थे कि इनका मतलब क्या है। एक जगह बैठे संपर्क चल रहा था तो लोगों से बात की, कैसा वातावरण है यहाँ, स्कूल कौन कौन से हैं, और यहाँ एक संस्था हमारी भी आई है तो हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का सहयोग मिले, आप अपने अपने बालकों को भेजें। तो वो सज्जन बोले कि हाँ स्कूल तो चलिए, गदियाल मिली हैं तो स्कूल चलिए। अब हम बड़े मन में परेशान हो गए कि ये गदियाल क्या होता है, कि गदियाल मिलेंगे, गदियाल मिली हैं तो स्कूल चलिए। तो वापस आके जो वहाँ के प्रधानाचार्य जी से उनसे मैंने पूछा हम कि ये गदियाल का मतलब क्या है। तो पहले तो वो हंसे और बोले कि यहाँ जो है लड़कों को गदियाल कहते हैं। तो काफ़ी ऐसे शब्द मिल जाते हैं। ये हमारी भारत की विभिन्नताएं हैं जो देखने को मिलती हैं। यहाँ से लेकर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठी बोली जाती है। ठीक है, केरल में जाएंगे कन्नड़ बोली जाती है, तमिल जाएंगे तमिल बोली जाती है। तो ये पूरे देश की संस्कृति और क्या क्या है पूरे देश में, इस पाठ में पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। तो आप इसको बैठकर सभी लोग, मैं आशा करूँगा सभी लोग उसको पढ़ेंगे और 1-2 पाठ जब पढ़ेंगे तो गद्य में बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं होता, क्योंकि पद्य खंड ऐसा होता है कि उसके एक शब्द के कई उसको एक शब्द की ही व्याख्या घंटों की जा सकती है काव्य में।
लेकिन गद्य में हाँ बस इतना ही है कि जैसे कोई शब्द कठिन आ गया और उसका आपको मीनिंग्स पता नहीं है तो उसके बारे में आप देख सकते हैं या पूछ सकते हैं। बाकी गद्य पढ़ने में आपको पूरी चीज़ समझ, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ गद्य क्या है, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वही गद्य है। अब जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख दीजिए और उसको पढ़ने लिख दीजिए, वही गद्य है। तो गद्य को समझने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ेंगे और उसके बाद चले इसमें टिक करेंगे किताब में, और चाहे तो अपने जिनके पास गाइड है गाइड में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे और उसके बाद तत्परक प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें पहला है का, अगर असम की पहाड़ियों में बर्ष में 3 से 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। लेखक का कहना है कि जैसे असम में आप जाएं तो वहां पहाड़ियों में 300 इंच वर्षा मिलती है, तो एक ऐसा भी क्षेत्र है जैसलमेर जहां जो है वर्षा कम होती है, वहां भूमि बरस भर तपती रहती है। तो ये क्या है, ये भारत की विभिन्नताएं हैं, इसको आप करेंगे। और उसके बाद गा देखेंगे। गा यह केवल काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रभावों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इसको लिखेंगे। और इंग्या, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल के प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता है। इसको करेंगे। हालांकि इसमें गद्य बहुत से दिए गए हैं। उसके बाद आप चलेंगे जा नंबर देखें। जा, मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, इसको करेंगे। और उसके बाद टा नंबर टा, हमारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित है। उसके बाद आइए टाठा डा, वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न और अंतरे के बाद विचारणीय है। बस इतने आपको करने हैं। और जो जैसे गद्य आप पढ़ेंगे तो शब्दार्थ के कोई शब्द अगर मीनिंग नहीं आती है तो पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्नों में कठिन शब्दों का मीनिंग भी दिया है। जैसे जल प्रताप मीन्स झरना, अस्तित्व का मतलब सत्ता है, प्रगाढ़ का मतलब होता अत्यंत गहरा, उद्गम किसी नदी के निकलने का स्तर, और मज्जा मंजा जानते हो, हड्डी को कहते हैं। सौहार्द माने सहृदय आत्मीयता, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो। अरविंद बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो बाद में महान योगी और दार्शनिक के रूप में विख्यात हुए। रमण महर्षि की उपाधि से विभूषित प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, नोबेल पुरस्कार विजेता, बुद्धिजीवी, प्रमुख दिमागी कार्यों से जीविकोपार्जन, अतुल माने जिसे तौला न जा सके, उत्कर्ष उन्नति, परिमित सीमित। इस प्रकार शब्दार्थों को याद कर लेंगे और इस प्रकार से आज इस पाठ को करेंगे। शेष कल।